मंच पर बैठे मिश्र जी, वैद रमन जी और शुक्लेश जी और हमारे संजय जी दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी, ऋतु जी और हमारे प्रिय अप्रिय हो चुके हैं, बहुत मित्र तो नहीं कहूँगा उनको, लेकिन अब ऐसी जान पहचान भी हो गई है और सम्मान भी उनके प्रति मेरे मन में आया है। और वो बिल्कुल व्यक्तिगत कारणों से नहीं आया है, वो उनकी किताब को पढ़ने के बाद आया है, क्योंकि मैं बड़ा संदेहवादी आदमी हूँ और मुझे अफसरों के प्रति जो है बहुत ज़्यादा संदेह रहता है। अभी तक अशोक वाजपेयी के प्रति संदेह मेरा बना हुआ है। आप सोच सकते हैं कितना संदेहवादी हूँ। विद्वान साथियों ने किताब में जो कुछ है वो सब आपके सामने रख दिया। मेरे पास किताब पर बोलने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं इसको बहुत अन्यायपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि अगर आप किसी सभा में गए हो किताब पर और किताब पर सब बातें हो जाएं तो फिर आदमी किताब ना पढ़े भी बोले कि मैं पढ़ चुका हूँ, क्योंकि पूरी कथा आपको पता चल चुकी है, सब कोण से आपने उसको देख लिया है। लेकिन जैसे कि एक विडंबनापूर्ण स्थिति है और मैं इसको सौभाग्य की स्थिति भी कहता हूँ कि मेरे साथ इतिहास जुड़ा हुआ है। तो मैं कुछ भी कर लूँ साहित्य में, उपन्यास लिख लूँ, कहानी कुछ भी कर लूँ, लेकिन मैं जब भी खड़ा होऊंगा तो मुझे लोग कहेंगे कि ये इतिहास का आदमी है। अब इतिहास के लोग मुझे साहित्य का आदमी कहने लगे, क्योंकि मैं हिंदी में लिखता हूँ ज़्यादातर। सबसे पहले शुक्लेश जी की बात से शुरू करूँगा। ये वाक्य मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा। एक समाज के रूप में हम बहुत पीछे हैं, और ये बात जब भी हिंदी समाज की चर्चा होती है, हिंदी समाज की किसी भी गोष्ठी में मैं जाता हूँ और हिंदी समाज में चल रही चर्चाओं पर सोचता हूँ, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि एक समाज के रूप में हम बहुत पीछे हैं। कभी कभी तो ये कहने का भी मन करता है कि समाज बनने की प्रक्रिया में है हम अभी, और खास करके ये जो रूपक कहा लखीसराय जो है, अभी जब भी बात चलती है तो कोई वासेपुर कहता है, कोई आजमगढ़ कहता है, कोई बख्तियारपुर पे कविता संग्रह आया है। तो मैं इसी रूप में लेता हूँ कि ऐसी जगह जहाँ क्राइम हो, जहाँ जातिवाद हो, जहाँ इस तरह के संघर्ष हो और जहाँ सच्चाई के साथ आगे बढ़ने का स्कोप मिनिमम हो, ऐसी जगह से आदमी कितनी दूर तक बन सकता है। हमारा ऐसा समाज है कि आदमी बनते बनते रिटायर हो जाता है और रिटायरमेंट के बाद ही बनता ही रहता है। हमने एक सभ्य समाज बनाने के लिए जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए और जिस तरह की सोच होनी चाहिए, उसको विकसित किया है क्या? ऐसे समाज होते होंगे जहां अच्छा डॉक्टर बनना जरूरी होता है। हमारे यहाँ डॉक्टर बनना ही बहुत बड़ी बात है। अच्छा अफसर होना जरूरी नहीं, अफसर होना ही बहुत बड़ी बात है। यानी कि बनना बहुत बड़ी चीज़ है। मैं जब भी यतीश जी की चर्चा सुनता हूँ तो आज वो इतने बड़े आदमी हैं, तो ये बनना हमारी साइकोलॉजी पर इतना हावी हो गया है कि हम उनकी किताब को पढ़ते हुए भी इस बात को भूल नहीं पाते हैं कि वो इतने बड़े आदमी कैसे बन गए। क्या बन गए यतीश कुमार जी, बताइए। और उस बनने को इस किताब से हम क्यों जोड़ने के लिए विवश हैं? इसलिए कि हम अपने समाज की बुनियादी जो चीजें हैं, कमजोरियां हैं, उससे ऊपर उठकर सोचने के अभ्यस्त अभी नहीं बने हैं। और ये बात मेरी बहुत चुभती हुई बात लगेगी आपको, लेकिन आज भी हम लोग ये सोचते हैं कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई, कोई बहुत बड़ी बात हो गई। अभी भी हम लोगों के न्यूज रिपोर्ट्स में होता है। तो मैं ये बात इसलिए भी कहता हूं कि हमको अब ये समझना पड़ेगा कि अब हम एक ऐसे समाज में आ चुके हैं जहां सभ्य बनने की सारी गुंजाइशें हम खुद पैदा कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले
एक सम्यक सोच डेवलप करनी होगी। हमारे यहाँ निर्मल वर्मा जैसे लोग हुए हैं, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं, हमने उसको विकसित क्यों नहीं किया? हमारे यहाँ रामविलास शर्मा हो चुके हैं, हमारे यहाँ नामवर सिंह हो चुके हैं, हमारे नौजवान साथी अभी जब बोल रहे थे तो मैं देख रहा था कि वो सारी आभाएं जो हैं किसी न किसी रूप में, छोटे छोटे रूप में हमारे अपने लोगों के बीच में भी उपस्थित हैं, लेकिन हम उनको एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं। आज मुझे गर्व होता है यतीश कुमार की इस पुस्तक को पढ़ते हुए कि बगैर किसी हिचक के मैं कह सकता हूं कि एक ऐसा प्रयास है जिसमें यतीश कुमार ने अजाने ही ऐसी ऐसी चीजों को छू दिया है जिससे कि हम इस बात को समझ सकें कि ये जो 1980 से 2000 के बीच का जो समय है, उस समय को हम कैसे देख सकते हैं। समय के उस छोर पर हमको एक लौंडा दिखाई देता है जिसको कि जो डॉन है या जो वहां का उस्ताद है वो कहता है इसको बाहर छोड़ के आओ, और समय के इस छोर पर एक व्यक्ति है जो साहसपूर्वक अपने स्मृति में जो घाव हैं सभी छुपाते हैं अपने घावों को। हम लोग ऐसे जनरेशन के लोग हैं जो अपने बारे में एक ऐसा चेहरा बना के चलते हैं जो खुद भी भूल चुके हैं कि हम कहां से आए हैं, और ये अपने खुद को याद करने का जो जोखिम इस किताब में मुझे दिखा, उसमें रिस्क भी है, और पता नहीं ये रिस्क उन्होंने क्यों लिया, उनको कोई जरूरत नहीं थी इस रिस्क को लेने की, और ये कितना बड़ा रिस्क है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इसको न सोचे हुए न सोचते हुए उन्होंने ये काम किया है, और मैं इसके लिए उनको साधुवाद देता हूं। क्योंकि कभी कभी हम लोग जो हैं, हम लोग क्या है ना कि हम लोगों के भीतर बहुत सारी चीजें उमड़ती घुमड़ती रहती हैं, और हमारे बहुत सारे विरोधाभास जो हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ जो हम किसी स्कूल मास्टर से कभी सीखे हुए होते हैं, कभी किसी प्रवचन में सुने हुए होते हैं, उसको अपने भीतर कहीं ना कहीं छुपाए रखे रहते हैं, और अचानक से जब कभी हमारे बीच मौका मिलता है हमको, तो वो चीज़ें निकल के आ जाती हैं। और ये जो चीज़ है हम जो परिवेश से लेते रहते हैं, उसको हम मुकम्मल तरीके से एक अच्छे तरीके से रख सकें, ऐसा समाज निर्माण हमको करना पड़ेगा। और इस क्रम में मैं इस किताब की एक भूमिका को देख सकता हूँ। बड़ी अच्छी बात कही गई। ये जो पीढ़ी है ना, ये इस पीढ़ी का कोई इतिहास नहीं लिखा गया, कैसे लिखा जाएगा बताइए। हमने ऐसी अब इस पीढ़ी, देखिए 1976 का उनका जन्म है और 96 में वो क्वालिफाई करते हैं और सम्मानित होने के हकदार बनते हैं। कैसा समाज है जो यूपीएससी पाने के बाद जो है सम्मान से उस लड़के को देखता है, और जब वो नहीं पास किया होता है तो उसका तिरस्कार करता है। तो ये समाज पर भी एक क्वेश्चन मार्क है। कैसा समाज है? अब मैं समाज की बुराई नहीं कर रहा हूं मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समाज से निकल कर आया हुआ व्यक्ति अस्पताल पर लिख रहा है, बच्चे के ऊपर जो एक सेक्सुअल अटैक का प्रसंग आता है उसकी चर्चा कर रहा है, अपनी माँ और अपने पिता के अंतर संबंधों को पर ऐसी निगाह से लिख रहा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है जो सामान्यतः लेखक नहीं करता है। अच्छे नए और पुराने लेखक की बात नहीं कर रहा हूं, कोई नहीं लिखना चाहता। और ये बात जो एक सभी तो आजकल क्या होता है कि क्षमा कीजिएगा मैं कुछ ऐसी बातें कहूंगा जो आपको अच्छी नहीं लगेगी इस प्रसंग में, क्योंकि ये किताब को सेलिब्रेट करने का और लेखक को सेलिब्रेट करने का मौका है। लेकिन मुझे लगता है कि जो आदमी महानगर में किसी फ्लैट में रहने योग्य हो गया है, वो गांव देहात मान अपमान की तमाम चीजों को झाड़ने की कोशिश करता है और उधर से आए हुए किसी आदमी को गेटकीपर से ही रुकवाने की कोशिश करता है। लेकिन एक लेखक ऐसा
अगर नहीं कर रहा है तो वो ताकत उसको कहां से मिल रही है? और ये ताकत उसको मिल रही है कुछ हद तक साहित्य की विरासत से। और जो साहित्य जो है हमारा, उसकी ताकत जो है वो हमको समझनी पड़ेगी। रामविलास शर्मा ने किसी प्रसंग में कहा था कि भारत की एकता का जो आधार है वो सांस्कृतिक है, और सांस्कृतिक एकता के सूत्र जो हैं मूलतः हमारे साहित्य में है, और साहित्य में भी मुख्यतः काव्य में है। और मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण एक बात मानता हूं। अगर आप हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं और उस तरह से नहीं पढ़ते हैं जैसे कि इस वक्त बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं कि साहित्य भी एक सीढ़ी है, आज साहित्य को एक सीढ़ी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, मैं उसकी तरह नहीं कर रहा हूं। साहित्य एक तरह से आपको एम्पावर कर सकता है। और यहाँ साहित्य जो है, अब तो भारत के लोग बहुत सारी चीजें देखने लगे हैं, बाहर की, देश विदेश की फिल्में देखते हैं, देश विदेश का साहित्य पढ़ते हैं। मुझे फ्रेंच डायरेक्टर्स की कई फिल्मों का स्मरण हुआ जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था, कि वो जो बच्चे हैं जो बाद में बहुत बड़े बन गए या कुछ बन गए या कुछ कहीं पहुंच गए, उन बच्चों की यात्रा के जो दर्द हैं, उस दर्द के बाद, उस सफलता के बाद भी उस व्यक्ति के भीतर उस पीड़ा को वो ढोता रहता है। और वो जो ढोता हुआ है आदमी, वो सफल है, लेकिन उसके स्मरण में, उसकी याद में ऐसा बहुत कुछ है जो उससे उसको अलग नहीं करता। और ये जो अपनी जो स्मृति होती है, उस स्मृति को संजोने का काम भी साहित्य का एक बड़ा दायित्व होता है। साहित्य में अगर आपको इस बात का एहसास नहीं है और आप साहित्य लिख रहे हैं, तो आप अधिक से अधिक झूठी कहानी ही लिख सकते हैं। और झूठी कहानी का एक प्रसंग है, इसकी विस्तार में नहीं जाऊंगा। अगर आप कहानी कहना चाहते हैं तो आपकी पूरी यात्रा एक दर्द से दूसरे दर्द तक ही जाएगी। साहित्य दर्द का ही एक बहुत बड़ा आख्यान बन करके हमारे सामने आता है। सफल व्यक्ति के भीतर भी बहुत सारी ऐसी चीजें पलती रहती हैं जो उसको कचोटती रहती हैं, कभी वो कविता के रूप में और कभी किसी एक ऐसी फिल्म के रूप में, किसी एक रचना के रूप में निकल के आती है। आपको आश्चर्य होगा कि इस सफल व्यक्ति, इस तरह के आदमी के भीतर इस तरह की करुणा, इस तरह की चीज कैसे छुपी रह सकती है। इसलिए मैं इसको एक साहित्य की सफलता से इसको जोड़ के देखता हूँ। ये साहित्य उन्होंने एक जगह इस्तेमाल किया है कि साहित्य की शरण स्थली में वो आए हैं, और वो शरण स्थली जो है अच्छी जगह आए हैं। और ये अच्छी जगह में आना जो है हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मैं दूसरे पॉइंट पे आना चाहूँगा, और ये बात भी मैं जानबूझ कर किताब में ज़्यादा नहीं घुस रहा हूँ, क्योंकि इससे कोई बहुत फ़ायदा नहीं होगा। आप सभी किताब को पढ़े होंगे या पढ़ लेंगे, और पढ़ना चाहिए सबको। एक बात मुझे ये लगती है कि हम लोग एक फेल्ड जनरेशन के लोग हैं। अब हम लोग माने ना माने, लेकिन हम लोग एक फेल्ड जनरेशन के लोग हैं। ये इसलिए भी मुझे लगता है क्योंकि हमने वो दुनिया देखी है जो पिछड़ी कही जाती थी, लेकिन फिर भी उसमें इतना अधिक, क्या कहते हैं, डिवीजन नहीं था, शार्प डिवीजन्स नहीं थे। लड़ाइयां थी, झगड़े थे, सब तरह की बातें थी, लेकिन जो शार्प पोलराइजेशन हुआ है, ये शार्प पोलराइजेशन जो है वो कई आधार पे हुआ है। उसके कुछ अच्छे पक्ष भी हैं। सोशियोलॉजिकल स्टडी करने पर यह भी पता चलता है कि अगर ये ना हुआ होता तो फिर ये ना हुआ होता, आदि आदि। डेमोक्रेटाइजेशन की बहुत सारी बातें हम लोग कहते हैं। लेकिन इस किताब की एक बड़ी खास बात, ईमानदारी की बात आई इसमें। ये सिर्फ व्यक्तिगत ईमानदारी का मामला नहीं है। मैंने इस किताब में पाया कि वो धरती जहां ये समझा जाता है कि जाति के आधार पर ही पूरा मामला था, उसी समाज में एक जगह जिक्र किया है कि इंट्रा अपर कास्ट भी बहुत सारे की राइवलरी है,
और उसी समाज में किसी भी तरह से आप कास्ट लाइन को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और इस किताब की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि इसमें यादव, इसमें कुर्मी, इसमें तमाम तरह दलित जो है वो भूमिहारों का जीना मुहाल किए हुए हैं। तो ये मामला इतना सीधा सीधा नहीं है जैसा हम लोगों को समझाया गया था कि एक तरफ जो है वो उभार हो रहा था छोटी जातियों का और उसके कारण एक क्रांति हो रही थी। ये कॉम्प्लेक्स क्रांति थी। और इसके लिए हम जब उस समय का कोई हिस्ट्री लिखने वाला आदमी होगा तो वो जरूर इसको वो कास्ट और क्लास डिवाइड के रूप में देखेगा। लेकिन लिटरेचर की यही खास बात होती है कि उसमें जो मल्टी लेयर्ड रियलिटीज होती हैं उसके दर्शन हो जाते हैं। और ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसकी कैसी व्याख्या करते हैं और कितने सकारात्मक तरीके से आप उन चीजों को देख सकते हैं। मैं एक दार्शनिक की बात को आपके सामने रखूंगा, आपने सुना होगा, उसी तरह से आपकी रचनात्मकता को फूटना चाहिए जैसे कि कठोर फर्श से घास को निकलना होता है, ब्लेड ऑफ ग्रास। उसी तरह से अपने लेखकीय व्यक्तित्व को आपको बचाना होगा और बहुत पीड़ा से, बहुत तकलीफ से भी हो, लेकिन उस सत्ता को, उस सच्चाई को आपको बचाना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि यतीश जी ने इसका निर्वहन किया है पूरे टेक्स्ट में, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने एक कोशिश तो की है, एक कोशिश की है और अच्छी कोशिश की है, एक अच्छी कोशिश की है। और इसलिए मैं उनको एक इस बात के लिए बधाई भी देना चाहता हूं। तीसरी बात, ये बात चल रही है कि ये आत्मकथा है या आत्मकथा नहीं है। आत्मकथा तो ये नहीं है, आत्मकथात्मक शैली है इसमें जरूर, लेकिन ये आत्मकथा नहीं है। क्योंकि आत्मकथा लिखने के लिए, बात मैं मधुरेश जी की कोट कर रहा हूं, जो टुकड़े टुकड़े दास्तान है अमृतलाल नागर की, उसके संदर्भ में उन्होंने कहा था कि आत्मकथात्मक है लेकिन ये आत्मकथा नहीं है। क्योंकि आत्मकथा के अपने कुछ डिसिप्लिन होते हैं, उसमें आपको एक क्रमबद्ध तरीके से, जैसा कि हमारे विनय जी ने भी कहा कि जैसे यूपीएससी में कैसे पास किया, क्या क्या, सब चीजें आपको देनी पड़ेंगी। और वो चीज जो है वो उसके लिए आपको इन्वेस्टिगेशन में जाना पड़ेगा, खोजबीन में जाना पड़ेगा, और ये सैरबीन है। तो ये खोजबीन का जो जोखिम है और उसका जो विस्तार है, उसकी जो अपनी तैयारी है, वो कभी यतीश जी करेंगे, ये उम्मीद रख सकता हूं। क्योंकि उनके पास भाषा तो है ही है, अच्छे कवि हैं, सुप्रतिष्ठित कवि हैं, और वो सब प्रबंधन वाली बात पे ध्यान मत दीजिएगा। भारत में कोई भी व्यक्ति प्रबंधन से महान नहीं बना है, भारत का कोई लेखक प्रबंधन से महान नहीं बना है। थोड़े दिन तक चमक सकता है, अगर उसके भीतर रचनात्मकता का वो स्फोट नहीं है, अगर वो बात नहीं है, तो वो फिर वो दिल्ली में कुछ दिन चमक जाएगा और फिर उसके बाद जो है इधर उधर हो जाएगा। तीसरी दो बातें, छोटी छोटी बातें हैं। मैं अभी मिश्र जी को सुनना चाहता हूं और मैं उनके बगल में बैठ के बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूं, ये भी मैं शेयर कर लेता हूं। मुझे यतीश जी को धन्यवाद देना चाहिए। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे मिलूं, पहली बार हो पाया है। एक किताब है अमृतलाल नागर की, बूंद और समुद्र। बूंद और समुद्र का एक पात्र, बहुत महत्वपूर्ण पात्र है, महिपाल। वो इंटरेस्टिंग है कि लगभग यही बात जो है मिलन कुंदेरा ने भी कही थी 20 साल बाद, और ये किताब 56 की है, जब बूंद और समुद्र का प्रकाशन वर्ष है। उसमें महिपाल कहता है कि भंवर में फंसे मानव जीवन को उबारने के लिए मैं लिखता हूं। जो दुनिया है, दुनिया की सामाजिकता है, उसमें मनुष्य इतना फंस चुका है कि अब उसको उससे उबारने की जरूरत है। लिखने का जो कौशल है, लिखने की जो सुविधा, मिलन कुंदेरा लोग इस बात बहुत जोर देते हैं कि हम लोगों को लिखना जो है वो कोई
डॉक्यूमेंटेशन या कोई रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन के लिए नहीं होता है। उसकी एक खास किस्म की चमक होती है, उसमें खास किस्म की बात होती है जिससे बताने वाला और सुनने वाला दोनों आलोकित हो सकता है। और ये कभी कभी अनायास हो जाता है, कभी कभी आप जान नहीं रहे हैं कि वो कितनी बड़ी बात आप ले आ रहे हैं। वो इसमें कई ऐसे प्रसंग हैं, कुछ चीज़ों की चर्चा भाई वेदरमन ने की, कुछ संजय जी ने भी कही, और कहीं कहीं मुझे लगता है कि जो भी पढ़ेगा उसमें कुछ न कुछ ऐसी चीज़ ढूंढ लेगा जिसमें कि वो चीज़ जो है जानबूझ के उन्होंने उसको रखा है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़ते हुए मैं बहुत चौंका। स्वदेश दीपक का जिक्र उन्होंने बहुत प्रमुखता से किया, जो मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात लगी। स्वदेश दीपक का जो जिक्र है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी। इस किताब की समीक्षा लिखते हुए मैंने विस्तार से लिखा है कहीं, इस किताब को 3 हिस्सों में जब बांटा तो तीसरा हिस्सा जो है वो मुझे अस्तित्ववादी प्रभाव से प्रभावित लगा, और वहां पर जो है मैंने कुछ ऐसी चीजें ढूंढने की कोशिश की जो कि परोक्ष रूप में इसमें नहीं है। इसमें बड़ा एक दिलचस्प प्रकरण है, और वो प्रकरण है जब मैं भी उस इलाके से आता हूं, और लगभग सभी पीड़ाएं जो उन्होंने इसमें झेली हैं उसमें कुछ व्यक्तिगत प्रसंगों को छोड़ दिया जाए तो उसका मैं साक्षी रहा हूं। उसमें एक प्रसंग है जिसमें कि एक स्त्री जो है वो पास में आती है और फिर चली जाती है। इस तरह का प्रसंग है। मैंने 20 बार 20 मित्रों से ये कहानी सुनी है अलग अलग रूपों में, कि मैं कहीं जा रहा था, एक स्त्री वहां खड़ी थी, मैं जब अपना नजदीक जाता था वो मुझसे दूर होती जाती थी। मैं सोया हुआ था और एक स्त्री आई और मेरे पांव दबाने लगी, और मैंने जब आंख खोली तो वो जा चुकी थी। और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत कुशलता से यहां पर यतीश जी ने इस स्त्री को भी रखा है। कई लोगों को ये लग सकता है कि इस पूरी किताब में धर्म नहीं है उस रूप में, सेक्स नहीं है, राजनीति उस तरह से नहीं है, एम्बिशन नहीं है, कटुता नहीं है, लेकिन सभी चीजें किसी न किसी रूप में उपस्थित रही है। उसके लिए आपको इस टेक्स्ट को बहुत बारीकी से पढ़ना होगा और अपनी ओर से इसमें कुछ जोड़ना भी पड़ेगा, ताकि उस समय को हम खोलने की कोशिश कर सकें जिसका इतिहास हमारे पास नहीं है, पर जिसकी स्मृति हम सबके पास है। स्मृति है, इतिहास नहीं। और मेरा दावा है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमारी स्मृतियों से मेल नहीं खाएगा, और वहीं पर हमारी स्मृति की परीक्षा होगी, हमारे साहित्य को भी जांचा परखा जाएगा, क्योंकि इतिहास कुछ दूसरी कहानी कह रहा होगा और हमारी स्मृति में जो पल रहा था इतने दिनों तक वो दूसरी कहानी कहेगा। इसीलिए इस टेक्स्ट का एक बहुत बड़ा महत्व हो सकता है। और ये हो सकता है इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि इस किताब को कि एक खास किस्म की ओवर रीडिंग भी हो सकती है, और ये ओवर रीडिंग जो है ये एक तरह की मिसरीडिंग होगी, और मिसरीडिंग का स्वर इतना लाउड हो जाएगा कि खुद रचनाकार भी सोचेगा कि हो सकता है कि ये लोग इतने सारे जब लोग कह रहे हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान बोल रहे हैं, तो हो सकता है मैंने यही लिखा हो। तो मैं लेखक से निवेदन करूंगा कि फ्लूक में ही सही, भाग्य से ही सही, उन्होंने एक ऐसी चीज को छू दिया है जहां से कि अब टप 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 वो जो उस समय का यथार्थ है वो चूता रहेगा, और हम लोगों को चाहिए कि उस चूते हुए यथार्थ में अपने भोगे हुए यथार्थ को मिलाएं और अपनी दृष्टि की व्यापकता से उस समय के इतिहास को अपने तरीके से अपनी स्मृति में जिंदा करें। और इसी उम्मीद के साथ मैं इस सभा में लोगों से कहूंगा कि अंतिम बात जो होगी मेरी, कभी भी निराश ना हो। आज मुझे ये बात कहते हुए संकोच होता है, लेकिन एक खास किस्म से
हमारे यहाँ एक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन चल रहा है। एक खास तरीके से हमारे युवाओं के बीच में एक अजीब किस्म की का नैराश्य भी है। असीम संभावनाएं हैं, इतनी एनर्जी है उनके पास, लेकिन एक खास किस्म का नैराश्य उनमें उतर आया है। और ये नैराश्य जो है उसके अपने आधार हैं, उसके अपने कारण हैं, लेकिन मैं याद दिलाऊंगा 1930 के संदर्भ का एक संदर्भ जो कि मुझे इस किताब को पढ़ते हुए बार बार याद आया हो। देवदास उस समय पूरे देश में बहुत ज्यादा प्रभाव पैदा कर रहा था। देवदास फिल्म, प्रमोदेश बरुआ से लेकर के तमाम लोग, और पूरे देश में उसका जो प्रभाव था, उस प्रभाव को लक्षित किया हमारे वी शांताराम ने। उन्होंने कहा था कि युवाओं को इस तरह की चीजों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने 37 से 42 के बीच में कुछ ऐसी फिल्में बनाई जिन फिल्मों में उन्होंने ये कहा कि जीवन जीने के लिए है। जीवन को आप इस तरह से विसर्जित नहीं कर सकते हैं। अपने निराशा के जितने भी कारण आपके पास क्यों ना हो, जीवन जीने के लिए होता है, और जीवन जीने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, लगातार करना पड़ता है। जोखिम भी होते हैं, आप फेल भी होते हैं। उनकी महत्वपूर्ण फिल्म है मानुष, वी शांताराम की असाधारण फिल्म है वो मानुष। मराठी में मानुष और हिंदी में उसको आदमी के रूप में उसको आदमी शायद शीर्षक है उसका। वी शांताराम ने जरूरी समझा था कि जब सारे युवा देवदास के प्रभाव में आ रहे हैं, तो उन्होंने फिल्म बनाकर ये दिखाने की कोशिश की है कि हमारा जीवन संघर्ष जो है वो हमारे तमाम तरह की निराशाओं, हमारी अपेक्षाओं, उन सब से ऊपर है। और उस समय लोग बहुत निराश थे, राजनीतिक रूप से भी निराश थे। नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस सब फेल हो चुका है, कोई आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में भी वी शांताराम ने एक जरूरी समझा कि वो उसको कहते थे कि एक एंटीडोट हमको देना पड़ेगा, युवाओं को ताकत देनी पड़ेगी कि वो निराश ना हो। न रहो न निराश, करो मन को। तो युवाओं के लिए मैं ये टेक्स्ट जो है एक जरूरी टेक्स्ट समझता हूँ। आप सब इसको पढ़ें और समझें कि जीवन में संघर्ष कितना भी अधिक हो, निराशा कितनी भी गहरी हो, जीवन है, और जीवन के अपने सौंदर्य हैं, इसकी अपनी संभावनाएं हैं। बनना नहीं, समझना है जीवन को। यही इस किताब का मेरे लिए संदेश है, और यही संदेश मैं सबको कहना चाहता हूं कि बनते हुए यतीश को ना देखें, और इस किताब को पढ़ने के साथ समझने की कोशिश करें कि इन अनुभवों में जीवन की कौन सी समझ हमारे लिए उपयोगी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।